बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज नेक्स्ट लेक्चर में सेल थ्योरी का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। सेल थ्योरी का पार्ट 1 हमने देख लिया था, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। उसके बाद ही मैथियस स्क्लेडन एंड थियोडर सकवान, दो बड़े मशहूर साइंसदान हैं। मैथियस स्क्लेडन ये जर्मन बोटेनिस्ट है। बोटेनिस्ट हमें पता है द साइंटिस्ट हु स्टडी द प्लांट्स, जर्मनी के रहने वाला था। मैथियस स्क्लेडन इन 1838 ही ऑब्जर्व्ड द पार्ट्स ऑफ मेनी प्लांट्स, क्योंकि वो बोटेनिस्ट था। 1838 में उसने बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट्स को ऑब्जर्व किया। ऑल प्लांट पार्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इस बंदे ने ये कहा कि प्लांट के जो तमाम पार्ट्स हैं वो सेल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है। इसके बाद ही थियोडर सकवान ने, जर्मन ज़ूलॉजिस्ट जो था, ज़ूलॉजिस्ट ऐसे साइंसदान होते हैं जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, कंक्लूडेड सेम फॉर द एनिमल्स। तो जो जर्मन बोटेनिस्ट मैथियस स्क्लेडन ने कहा कि तमाम जो प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, इसी तरह थियोडर सकवान ने भी यही कहा कि तमाम जो एनिमल्स हैं वो भी सेल से मिलकर बनते हैं। मतलब इन दोनों की जो ऑब्जर्वेशन थी, जो एक्सपेरिमेंट था, वो ऑलमोस्ट सेम ही था। दोनों बंदों ने यही कहा कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये सेल से मिलकर बनते हैं। बट एक डिफरेंस इसमें था दोनों की थ्योरी में, वो ये था कि जो प्लांट की सेल वॉल है, प्लांट का जो सेल है, इसके इर्द गिर्द सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल का सेल है इसके गिर्द कोई भी सेल वॉल नहीं होती। ये इनमें एक डिफरेंस था। खैर उन्होंने इतना तो बताया कि जो प्लांट्स हैं ये भी सेल से मिलकर बनते हैं और जो एनिमल्स हैं ये भी सेल्स से ही मिलकर बनते हैं। इन्हीं दोनों की जो ऑब्जर्वेशंस थी, इसी की बेस पर सेल थ्योरी बनी। उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, कि तमाम जो जानदार हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल्स से मिलकर बनते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिंदगी का, लाइफ का। तो मैथियस स्क्लेडन एंड थियोडर सकवान ने जो ऑब्जर्वेशंस पेश की, इसके नतीजे में ये दो पॉइंट्स सेल थ्योरी के बन चुके। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो बाद में आया, वो बाद में इसमें एडिशन हुई। मैथियस स्क्लेडन और थियोडर सकवान ने दो पॉइंट्स बता दिए कि तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं और सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मैथियस स्क्लेडन और थियोडर सकवान के बाद रोडोल्फ विर्चो, ये एक साइंसदान है जिसको फादर ऑफ पैथोलॉजी भी कहा जाता है। जर्मन फिजिशियन है, ये डॉक्टर था, जर्मनी का रहने वाला था। 1885 में, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो बुक है ये न्यूज़ में 1885 लिखा है, बट ये फिगर सही नहीं है। ये थोड़ी सी पीछे जाएगी, 55 तक, 1855 तक आई थिंक होगी। 1885 जो फिगर है ये सही नहीं है। जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें 1855 था, तो 1885 अब उन्होंने किया है, ये सही नहीं है। खैर आपने बुक को फॉलो करने। रोडोल्फ विर्चो ने इन 1885 ही ऑब्जर्व्ड द सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स। इसने कहा कि जो सेल्स है वो जो न्यू सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है। जैसे ये एक सेल है, ये टूटेगा और इससे दो बन जाए, तो जो पहले से मौजूद सेल्स हैं वही न्यू सेल्स बनाते हैं। ये रोडोल्फ विर्चो ने कहा। सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स, तो ये एक वर्ड बड़ा मशहूर था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि पुराने सेल न्यू सेल से मिलकर बनते हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, पुराने सेल्स जो है वो न्यू सेल बनाते हैं, पुराने सेल ही न्यू सेल बनाते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और टर्म भी तब मौजूद थी, ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस, एक बायोजेनेसिस होता है, एक ए बायोजेनेसिस होता है। ए बायोजेनेसिस का मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग से भी बन सकते हैं, लेकिन जो बायोजेनेसिस है उसका मतलब यही है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स से ही बनेंगी। लेकिन ए बायोजेनेसिस हमें कहता है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग। ये कहता है कि नॉन लिविंग से भी लाइफ बन सकती है, नॉन लिविंग से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। ए बायोजेनेसिस इसे कहते हैं। एक बायोजेनेसिस होता है जिसका मतलब है ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कि सेल्स ही सेल्स को बनाएंगे, लिविंग ही लिविंग को बनाएंगे। लेकिन ए बायोजेनेसिस के मुताबिक नॉन लिविंग भी लिविंग को बना सकते हैं। तो खैर इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो रोडोल्फ विर्चो ने 1885 में कहा कि जो पुराने सेल न्यू सेल बनाते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला के डिस्कवर इसने एक और कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था कि लिविंग सेल ही लिविंग सेल को बनाते हैं, कि पुराने सेल ही न्यू सेल बनाते हैं। कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। फिर थी लोविस पास्चर, जो एक बड़ा मशहूर साइंसदान आज के ज़माने में, जिसने पास्चराइजेशन का प्रोसेस भी डिस्कवर किया। बहुत सारी इसकी इजादात हैं, डिस्कवरीज हैं। लोविस पास्चर ने 1862 में इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया,
इसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लोविस पास्चर ने 1862 में दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1862 में इसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इसका, लेकिन ये तो 1885 लिखा हुआ है, ये बाद में आने वाली चीज है ये पहले। तो ऐसा नहीं है, बुक जो न्यू आई है उसमें ये लिखा हुआ है, बट यहाँ पे 1855 होगा, फिर उन्होंने पहले ये डिस्कवरी की, फिर 1862 में ये डिस्कवरी हुई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो इस बंदे ने दिए, तो ये बंदा पहले लिखा हुआ है, तो ये बाद में लिखा हुआ है, तो 1885 नहीं, यहाँ पे 55 आना चाहिए था, ये 1862 ठीक है। तो 1855 के बाद 1862 में उसी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था जी? उस जमाने में शराब का एक बड़ा कॉन्सेप्ट था। उस बंदे ने एक फ्लास्क के अंदर उस बंदे ने शराब ली, एक फ्लास्क के अंदर उसने ब्रोथ ली, शराब ली, शोरबा लिया, सूप लिया, जो भी आप कह लें, फ्लास्क के अंदर उसको फिल्टर लगा दिया, उसको बंद कर दिया फिल्टर को, ताकि उसके अंदर डस्ट ना जा सके, हवा जा सके बट डस्ट ना जा सके। उस फ्लास्क को उसने बंद कर दिया, फिल्टर पेपर लगा दिया, उसको बॉयल किया, उसको हीट दिया, उस ब्रोथ को जो उसके अंदर था, शोरबा था, शराब थी, उसको उसने हीट किया। तो उसने देखा ये जब हमने हीट कर लिया तो वो अगर ऊपर से बंद ही रहे तो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो ऊपर से बंद है, उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं गया, वो शोरबा ठीक रह सकता है, ठीक है। वो जो सूप है, वो जो शराब है, वो ठीक रहेगी, उसको खराब नहीं होगी, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। शर्त क्या है कि ऊपर से ये क्लोज हो और इसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल ना जाए। लेकिन जब उसने उस फ्लास्क को ऊपर से तोड़ दिया, ये देखिए ये ब्रेक कर दिया, ऊपर से तोड़ दिया, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल चले गए, तो डस्ट पार्टिकल जाने की वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, तो वो जो शोरबा था, वो शराब थी, वो जो सूप था, वो खराब हो गया। इससे हमें पता ये चलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब जाते हैं तो वो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और चीजों को खराब कर देते हैं और चीजों को जो भी करते हैं। तो जो पहले था उसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं गया, तो वो शोरबा ठीक रहा, उसको बॉयल कर लिया गया, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था, उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई, तो वो शोरबा काफी देर तक ठीक रहा, उसमें वो खराब नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसको ऊपर से तोड़ दिया गया, उसके अंदर डस्ट गई, डस्ट जाने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे ग्रो किए और वो टूट गया। इसका मतलब है जी ओमनिस सेलुला ई सेलुला के पुराने सेल ही न्यू सेल को बनाते हैं। तो लोविस पास्चर ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इस थ्योरी का। रोडल्फ विर्चो ने कहा था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला के पुराने सेल न्यू सेल बनाते हैं, लेकिन लोविस पास्चर ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। तो फिर तीसरा पॉइंट इसमें ऐड होगा जी सेल कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, के जो न्यू सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से मिलकर ही बनते हैं। तो ये सेल थ्योरी के तीन मेजर पॉइंट्स हैं, बड़े मशहूर पॉइंट्स हैं, आपने इसको याद कर लेना। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। मैथियस सक्लेटन और थियोडर सक्वान दो साइंसदान जिन्होंने सेल थ्योरी की बुनियाद रखी। मैथियस सक्लेटन जर्मन बोटेनिस्ट था, थियोडर सक्वान जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था। इन दोनों ने कहा कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है, all living organisms are composed of cells and the cell is the basic structural and functional unit of life। इसके बाद रोडल्फ विर्चो ने एक कॉन्सेप्ट दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला के जो न्यू सेल्स हैं वो पहले से मौजूद पुराने सेल से मिलकर ही बनते हैं। फिर लोविस पास्चर ने इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया और फिर तीसरा पॉइंट ऐड कर दिया जी सेल कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये एक सेल थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें कुछ साइंसदानों के काम है, उनकी तारीख लिखी हुई है, डेट्स लिखी हुई है, वो आपने याद कर लेनी, सेल थ्योरी के मेजर पॉइंट्स याद कर लेने, तो आपके ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।